नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोशियोलॉजी ऑप्शनल की इस वीडियो सीरीज़ में। और आज हम बात करेंगे यूनिट 1 के टॉपिक 2 की, जो कि है स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट एंड कंपैरिजन विद अदर सोशल साइंसेज। ये इसका पार्ट ए है, 1.1.2 ए, मतलब पहले यूनिट के सेकंड टॉपिक का पार्ट है। क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाता तो इसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। और ये कंपैरिजन विद अदर साइंसेस पढ़ेंगे हम पार्ट बी में, जो कि इसके बाद एक अलग वीडियो में बनाया जाएगा। क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता तो बेटर है कि अलग अलग वीडियो में इनको बनाया जाए, ठीक है। तो स्कोप ऑफ द सब्जेक्ट या स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं इस वीडियो में हम। चलिए शुरू करते हैं। स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो स्कोप का मतलब क्या होता है? दायरा, मतलब हिंदी में कहें तो भाई ये क्या कहाँ तक जाता है। किसी भी सब्जेक्ट का स्कोप होता है ना भाई। मैथ्स में क्या क्या पढ़ते हैं हम? मैथ्स में हम कोई रशियन रेवोल्यूशन तो पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वो हिस्ट्री का टॉपिक है। तो मैथ्स का दायरा क्या है? जितने भी ये डिफरेंशियल इक्वेशंस, मल्टीप्लिकेशन, जो भी मैथमेटिकल फार्मूलेज होते हैं, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सब मैथ का स्कोप हो गया। बेसिकली सिलेबस कह सकते हो आप। सिलेबस तो बेसिकली एग्ज़ाम के ऊपर टर्म होती है कि एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, लेकिन एक कंटेंट समझ लो कि भाई इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा जाएगा। वो हो गया आपका उस सब्जेक्ट का स्कोप, ठीक है। तो स्कोप मीन्स द एक्सटेंट, रेंज और बाउंड्रीज ऑफ अ सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तो अपन ने क्या ना वैसे बात कर ली कि भाई क्या क्या उसमें पढ़ा जाएगा, वो एक स्कोप हो गया। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए, इसमें क्या होता है ना, जैसे एग्जाम में इस तरह की चीज़ें आप डायरेक्टली लिखे हो तो नंबर अच्छे मिल जाते हैं। थोड़ा क्या जिस देखिए जिस तरह का एग्ज़ाम है, इसमें थोड़ा क्या रटने का अगर आपकी पावर अच्छी है ना, तो नंबर ज़्यादा लाए जा सकते हैं। तो जैसे इस तरह की डेफिनेशंस, इस तरह के वर्ड्स आपको याद रहें तो यूँ कहीं लिखा हो तो अच्छा लगता है एग्जामिनर को। तो स्कोप मीन्स द एक्सटेंट, रेंज और बाउंड्रीज ऑफ अ सब्जेक्ट। तो एक्सटेंट क्या होता है? किस हद तक जाता है वो, यहाँ से यहाँ तक क्या एक्सटेंट है इसका। भाई ये पढ़ा जाता है और ये पढ़ा जाता है, इस पूरे के बीच में जो भी आता है वो इसमें पढ़ा जाता है। रेंज, रेंज भी यही चीज़ हो गई बेसिकली, यहाँ से यहाँ तक। एक्सटेंट, रेंज और बाउंड्रीज, तीनों चीज़ें वो एक ही हैं कि भाई ये दायरा क्या है इसका, हिंदी में जिसको बोलते हैं ना, कि भाई इसमें क्या क्या आएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या क्या कंटेंट है इस सब्जेक्ट का, क्या क्या इसमें पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई लीजिए फिजिक्स, फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं? ग्रेविटी और मोशन, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन हैं। और भी फिजिक्स में उस तरह की जो चीज़ें हैं, मतलब व्हाट इट इंक्लूड्स, व्हाट इट स्टडीज़ एंड हाउ फार इट कैन गो। क्या उसमें है, वो क्या स्टडी करता है और वो कितना दूर तक जाता है। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे कोई सब्जेक्ट है तो उसके बाद वो इतना बढ़ जाता है, उसके लिए फिर एक नया सब्जेक्ट बनाना पड़ता है कि यार ये इसमें नहीं आ पाएगा। तो उसका कितना दायरा है, वो हाउ फार इट कैन गो, ठीक है। तो ये क्या होता है? स्कोप ऑफ सब्जेक्ट। The scope of sociology refers to the boundaries and areas of study that define sociology as a distinct social science. तो sociology का scope क्या हुआ? Boundaries और area of study, boundaries of area of study that define sociology as a distinct social science. एक अलग social science के तौर पे sociology को जो establish करता है, जो दायरा, मतलब उसका क्या क्या है। मतलब मान लीजिए पूरा ये है, ये इसमें क्या क्या टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, ये क्या हो गया? स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। इट डिफाइंस व्हाट सोशियोलॉजी स्टडीज, क्या स्टडी करते हैं हम सोशियोलॉजी में। द सब्जेक्ट मैटर, क्या सब्जेक्ट क्या है इसका। हाउ डीप इट स्टडीज, भाई ऊपर जो राइट, ठीक है, इसमें तो टॉपिक्स आगे क्या क्या हम स्टडी कर रहे हैं। अब उनको कितना डीपली स्टडी कर रहे हैं यार, ऊपर से स्टडी करने की जरूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह गहराई में रिसर्च करने की जरूरत है। फिर तीसरी चीज़, द मेथड्स एंड अप्रोचेज, क्या क्या हम मेथड और अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। जैसे फिजिक्स में होता है ना, बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, रीडिंग्स ली जाती हैं, वो सब किया जाता है। तो इसमें हम सोशियोलॉजी में क्या क्या मेथड्स और अप्रोच यूज़ कर रहे हैं। तो स्कोप मतलब तीनों चीज़ें बता देता है आपका, क्या हम पढ़ रहे हैं, कितना डीपली उसको पढ़ रहे हैं, क्या मेथड और अप्रोचेज यूज़ कर रहे हैं उसमें, ठीक है। तो ये हो गया स्कोप। ज़्यादा बड़ी मतलब ये तो सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ का स्कोप क्या होता है, मतलब हम बोलते हैं ना, जैसे कई बार आपने बुक्स में देखा होगा, लिखा होगा बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कोई 10th स्टैंडर्ड की किताब है, अब उसमें कॉलेज लेवल के जो मैथ्स है वो तो आएगी नहीं, तो उसमें ये लिखा हुआ इट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। मतलब इसमें तो इतना ही आता है, आपको इससे ज़्यादा पढ़ना है तो फिर आप हायर लेवल की किताबें पढ़िए। तो स्कोप क्या हो गया? दायरा, रेंज, भाई यहाँ से यहाँ तक इतनी चीज़ें इसमें आ सकती हैं, ठीक है। तो स्कोप मतलब हमको समझ में आगे आगे चलते हैं। अनलाइक अदर एस्टेब्लिश्ड साइंसेज, सोशियोलॉजी लैक्स कंसेंसस अमॉन्ग स्कॉलर्स रिगार्डिंग इट्स प्रिसाइज स्कोप। भाई बाकी जितनी भी साइंसेज हैं या सोशल साइंसेज हैं, साइंसेज तो कौन सी होगी अपनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये सब, बायोलॉजी, ये सब सोशल साइंसेज, पॉलिटिकल साइंस,
लॉ, हिस्ट्री, ये सब है। तो इनमें क्या है, सब में इनका जो लगभग लगभग स्कोप है, इनका जो सिलेबस है या जो जो इनमें पढ़ते हैं, वो लगभग लगभग डिफाइंड है बिल्कुल, कि भाई ये इसमें चीज़ पढ़ी जाएगी। लेकिन अब सोशियोलॉजी क्या है, बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है, रीसेंट सब्जेक्ट है। जैसा कि हमने देखा था कि 1850s में, मतलब 19th सेंचुरी में इसका इमरजेंस हुआ था यूरोप में। तो अभी तक मतलब इसकी बड़ा कन्फ्यूजन है इसमें कि यार इसका स्कोप क्या है, इसमें ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो बड़ा ही एक अभी तक एक कंसेंसस, मतलब एक वो नहीं बन पाया है सबके बीच में, एक कॉमन वो कि यार ये होगा कि वो होगा। ठीक है, मेकिंग इट वॉट वी एफ कैलवर्टन। ठीक है, तो ये वी एफ कैलवर्टन एक अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिक थे, एक राइटर थे, और ये कम्युनिस्ट भी थे शायद, और थोड़ी बहुत ये मतलब अपना ये सोशोलॉजिस्ट भी थे। तो मतलब एक इंटेलेक्चुअल जो आदमी होता है वो होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि डिस्क्राइब्स सोशियोलॉजी को इन्होंने डिस्क्राइब किया कि इट्स एन इलास्टिक साइंस। इलास्टिक साइंस मतलब क्या होता है, इलास्टिक, जैसे इलास्टिक आपने देखा ही होगा, हम इलास्टिक यूज़ करते हैं। तो इलास्टिक की खासियत क्या होती है, हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, वो इतना भी हो सकता है, और उसको और खींच दे तो इतना भी हो सकता है। तो उसका उसकी लंबाई कितनी इलास्टिक की डिफाइन थोड़ी होती है, मैं उसको और खींच दूंगा तो वो इतना लंबा हो जाएगा। इसी तरह सोशियोलॉजी जो है ना, उसका जो स्कोप है वो इलास्टिक है, मतलब डिफाइंड नहीं है। उसको खींचते जाओ तो बड़ा भी हो जाता है, कम कर दो तो छोटा भी हो जाता है। विद फ्लूइड बाउंड्रीज, फ्लूइड बाउंड्रीज मतलब कहाँ सोशियोलॉजी खत्म हो जाती है और हिस्ट्री शुरू हो जाती है पता नहीं पड़ता, कहाँ सोशियोलॉजी खत्म हो जाती है पॉलिटिकल साइंस शुरू हो जाती है पता नहीं पड़ता। बाउंड्रीज बड़ी फ्लूइड है। दैट ऑफन ओवरलैप विद सोशल साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड बायोलॉजिकल थ्योरी। ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजिकल थ्योरी, इवन इसमें आप और भी जोड़ लीजिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सब में ये ओवरलैप हो जाती है। सोशल साइकोलॉजी में कैसे ओवरलैप होगी? सोशल साइकोलॉजी क्या होती है? एक तो साइकोलॉजी होती है सिंपल अपनी, जिसमें हम इंडिविजुअल का दिमाग स्टडी करते हैं, भाई वो कोई बिहेवियर करता है, कैसे करता है, क्यों करता है। सोशल साइकोलॉजी होती है कि हम जो भी बिहेवियर कर रहे हैं वो दूसरों के साथ में कैसा कर रहे हैं। अकेले हम कर रहे हैं वो तो सिंपल साइकोलॉजी हो गई, दूसरों के साथ में कैसा कर रहे हैं वो क्या हो गया, सोशल साइकोलॉजी। इकोनॉमिक्स हो गई, बायोलॉजिकल थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरी क्या है? बायोलॉजिकल थ्योरी में सब कुछ आ जाएगा आपका, ये एवोल्यूशन आ गया, फिर ऑर्गेनिजम्स किस तरह काम करते हैं, उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर हैं, बॉडी में ऑर्गन्स आपस में किस तरह काम करते हैं, वो सब आ गया। तो बाउंड्रीज बड़ी फ्लूइड हैं सोशियोलॉजी की, पता नहीं पड़ता कि ये टॉपिक सोशियोलॉजी में आना चाहिए कि उसका है, तो इसमें भी आ जाता है उसमें भी आ जाता है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं। चैलेंजेस इन डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब ये इसका जो स्कोप, ये सब्जेक्ट इतना वैसा है कि मतलब इसका स्कोप बनाना ही एक अपने आप में चैलेंज है कि यार इसमें क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इसका स्कोप डिफाइन करने में? ओवरलैपिंग बाउंड्रीज, जैसे अपन ने भी बात करी कि दूसरे सब्जेक्ट्स के जो टॉपिक्स हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, तो फिर समझ नहीं आता कि ये साइकोलॉजी का टॉपिक है या ये सोशियोलॉजी का है। तो सोशियोलॉजी शेयर्स कंटेंट विद साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, लॉ, एंथ्रोपोलॉजी एक्सेट्रा। हिस्ट्री भी आती है, जैसे कार्ल मार्क्स का तो पूरा हिस्टोरिकल मेटरलिज्म है, तो उन्होंने पूरा ट्रेस किया पुराने ज़माने से कैसे कैसे क्या क्या हुआ, मेटरलिज्म की वजह से कैसे हिस्ट्री चेंज हुई। जैसे इसका इंट्रोडक्टरी वीडियो ने देखा था, रेनेसा पढ़ा था हमने, तो वो सब हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, तो वो इसमें आ गए। इकोनॉमिक्स भी हमको सोशियोलॉजी में पढ़नी पड़ती है, साइकोलॉजी पढ़नी पड़ती है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी पड़ती है। तो बाउंड्रीज बड़ी ओवरलैप हो रही हैं कि पता नहीं पड़ता कि कौन सा टॉपिक किस में है, इसमें है कि उसमें है। इट्स हार्ड टू से विच डिसिप्लिन शुड स्टडी वाट। वही जैसे मैंने बात की ना, कौन सी चीज़ किस में पढ़ी जाए। जैसे वॉर इज़ अ सोशियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल इशू। जैसे वॉर हो रही है, ठीक है, तो अब ये पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी जाएगी, भाई जैसे वर्ल्ड वॉर 2 थी, ये हिस्ट्री में पढ़ी जाएगी, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ी जाएगी, क्या रीजंस थे। अब सोशियोलॉजी में इसलिए पढ़ी जाएगी भाई समाज में वॉर क्यों होती है, क्या ऐसे हालात हो गए थे उस ज़माने की यूरोप की सोसाइटी में कि ये नाजी जर्मनी का इतना वो हो गया, उन्होंने मतलब इतना जो भी किया उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 में। मतलब सोशियोलॉजी के तौर पे भी इसको स्टडी किया जा सकता है, पॉलिटिकल साइंस में भी किया जा सकता है, हिस्ट्री में भी किया जा सकता है। हाईली इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी इज नॉट कंपार्टमेंटलाइज्ड इन रियल लाइफ। कल्चर, इकोनॉमी, लॉ एंड रिलीजन आर ऑल इंटरव्यूवन। तो समाज के जितने भी पहलू हैं अलग अलग, जैसे कल्चर हो गया, इकोनॉमी हो गई, लॉ हो गया, एजुकेशन हो गई, रिलीजन हो गई, ये सब कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, सब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर जगह का कल्चर कुछ क्या है, वो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पे भी डिपेंड करता है, वहाँ की इकोनॉमी पे भी डिपेंड करता है, वहाँ पे क्या लॉ है इस पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए जैसे किसी जगह किसी शहर में रात को 8 बजे सरकारी नियम है कि सारी दुकानें बंद हो जानी चाहिए, तो वहाँ पे क्या नाइट कल्चर होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि जब दुकानें बंद है तो लोग अपने घर से बाहर क्यों निकलेंगे। तो वहाँ का कल्चर वहाँ के लॉ पे डिपेंड करता है। तो ये चीज़ें कल्चर, इकोनॉमी, कहीं मान लीजिए कोई
कोई शहर बहुत ही गरीब है, वहाँ ज़्यादा लोगों का पैसा नहीं है, तो वहाँ क्या बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स और गाड़ियाँ होंगी? वहाँ नहीं होंगी। तो वहाँ का कल्चर कैसा हो जाएगा? बड़ा वैसा ही सिंपल कल्चर हो जाएगा। कोई बड़े रेस्टोरेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है, लोग अपने घरों में रहते हैं। तो वहाँ का कल्चर फिर वहाँ की इकोनॉमी पे डिपेंड करने लग गया। तो सोसाइटी के जितने पहलूज़ हैं, वो कोई अलग-अलग कंपार्टमेंटलाइज़ नहीं है। सब इंटरवोवन है। इंटरवोवन मतलब आपस में लिंक्ड है एक-दूसरे से। तो इसलिए ये जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में डिफरेंट टॉपिक्स है ना, ये आपस में इतने लिंक्ड है कि समझ नहीं आता कि कैसे पढ़ें, किसको क्या पढ़ें, अलग से पढ़ें कि उसको उसके साथ पढ़ें। सो आइसोलेटिंग वन एस्पेक्ट फॉर स्टडी में मिस द बिग पिक्चर। यही जो मैंने इससे बात करी अभी, कि अगर किसी एक एस्पेक्ट को पढ़ें, जैसे मैंने कहा ना कल्चर को पढ़ें, तो कल्चर को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते। उसके साथ वहाँ का रिलीजन कैसा है, ये इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कोई मिडिल ईस्ट की कंट्री है, अब जैसे इस्लाम जो रिलीजन है उसमें ये अल्कोहल ड्रिंकिंग मना है, तो वहाँ के कल्चर में क्या अल्कोहल ड्रिंकिंग होगी? नहीं होगी। लेकिन जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो होता ही है, वहाँ पे तो चर्च में वाइन पिलाई जाती है, तो वहाँ के कल्चर में तो ड्रिंकिंग होगी। तो कल्चर वहाँ के लॉ पे डिपेंड कर गया। तो एक चीज़ को आइसोलेशन में आप नहीं पढ़ सकते। लॉ जैसे है, लॉ वहाँ के रिलीजन पे भी डिपेंड कर सकता है कहीं के। इम्प्रैक्टिकल टू डेवलप अ प्योर सोशियोलॉजी। प्योर का मतलब क्या हो गया? प्योर का मतलब जिसमें और किसी की मिलावट ना हो, और किसी सब्जेक्ट के टॉपिक्स की मिलावट ना हो। ये बहुत ही मुश्किल है या इम्प्रैक्टिकल है, क्योंकि सोशियोलॉजी सोसाइटी के बारे में है, और सोसाइटी के जितने जो एस्पेक्ट्स हैं वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि यार ये इसी में ही होता है। हिस्ट्री की चीज़ें भी आपको सोशियोलॉजी में डालनी पड़ेंगी, पॉलिटिकल साइंस की भी डालनी पड़ेंगी, साइकोलॉजी की भी डालनी पड़ेंगी, एंथ्रोपोलॉजी की भी डालनी पड़ेंगी। मतलब इतनी सारे सब्जेक्ट्स का वो डालना पड़ेगा कि प्योर सोशियोलॉजी जैसी कोई चीज़ नहीं है। सबका वो शामिल है इसमें सोशियोलॉजी में, थोड़ा थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा डाल के जो बनता है ना मसाला, वैसा है सोशियोलॉजी का मामला। नो सोशियोलॉजिस्ट हैज सक्सीडेड इन डेवलपिंग अ फुल्ली इंडिपेंडेंट प्योर सोशियोलॉजी। फिर वही बात है ना, आज तक कोई भी सोशियोलॉजी इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई कि यार मैं एक प्योर सोशियोलॉजी बना दूं जिसमें किसी और सब्जेक्ट से कोई टॉपिक या कोई शेयरिंग ना हो, कि यार ये चीज़ें सिर्फ सोशियोलॉजी में आती हैं। ऐसा अभी तक तो नहीं हो पाया, और पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि जैसे हमने बात करी कि समाज के जितने पहलू हैं सारे वो इंटरवोवन हैं। एब्स्ट्रैक्ट एंड फ्लूइड नेचर ऑफ सोशल रियलिटी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जो मतलब सिर्फ एक आइडिया है, इंटेंजिबल है, जिसको हम छू नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट है वो चीज़, दिखती नहीं है, बस एक आइडिया के तौर पे है, और बहुत ही मतलब एक अनडिफाइंड सी चीज़ है। हमें पता है कि वो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है उसके बारे में पूरा नहीं जानते। फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब तो वैसे लिक्विड होता है कोई भी तरह का, लेकिन फ्लूइड हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बहता हुआ, कंटिन्यूअस। फ्लूइड नेचर ऑफ सोशल रियलिटी। सोशियोलॉजी ट्राइज टू डील विद चेंजिंग डायनामिक एंड एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स। मैंने कहा ना चेंजिंग, तो फ्लूइड का मतलब क्या? वो बहता हुआ, बहती हुई चीज़ चेंज होती है, मतलब पहले ऐसा था अब ऐसा है, अब चेंज होता जा रहा है। तो जो समाज के जो चीज़ें हैं वो क्या है? चेंजिंग है, डायनामिक है, वो स्थिर नहीं है। तो उनको कैसे आप पढ़ोगे? जैसे फिजिक्स के लॉ हैं, ग्रेविटी है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये स्थिर है ये चीज़। ये 1000 साल पहले भी यही थी, आज भी यही है, हो सकता है 1000 साल पहले भी हुई कोई माइन्यूट से, भाई 9.8 की जगह ये 9.8 कुछ, मतलब मुझे नहीं पता, चेंज फिजिक्सिस्ट ही बता सकते हैं कि ये मतलब होगा कि नहीं हो, लेकिन मतलब मोर और लेस ये चीज़ें सेम रहती हैं। लेकिन अब समाज की जो चीज़ें बदलती रहती हैं हालातों पे। वर्ल्ड वॉर 2 का जो ज़माना था, उस टाइम जो हालात थे सामाजिक, वो आज नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो उस ज़माने में जो सोसाइटी की या सोशियोलॉजी के जो कंसेप्ट थे, क्या वो आज लग सकते हैं? नहीं लग सकते, चेंज करना पड़ेगा उनमें कुछ। इसलिए वो क्या हो गया? फ्लूइड है, बहता हुआ, चेंज होता हुआ है वो। सोशियोलॉजी ट्राइज टू डील विद चेंजिंग डायनामिक एंड एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स लाइक नॉर्म्स, रिलेशनशिप और रोल्स विच आर हार्ड टू डिफाइन रिजिडली। तो नॉर्म्स, नॉर्म्स क्या होते हैं भाई? नॉर्म्स यहाँ का ये तो ये तरीका है, यहाँ पे ये नॉर्म्स है, यहाँ पे तो ऐसा होता है। तो वो क्या चीज़ है? वो चीज़ें चेंज होती रहती हैं। जैसे कोर्ट में जब भी जाते हैं तो वो जज जो आता है, जज साहब जो होते हैं, तो सब खड़े हो जाते हैं, तो ये क्या एक नॉर्म है। मान लो किसी कंट्री में ऐसा नहीं होता, जज भी नॉर्मल लोगों की तरह है, आप भाई आप भी बैठ जाओ, मत क्यों खड़ा होना उसके लिए। तो या किसी सेम कंट्री में किसी ज़माने में ऐसा होता हो, लेकिन 100 साल बाद ऐसा नहीं होता, तो वो चेंज होता है, वो चीज़, वो नॉर्म चेंज हो रहा है। ठीक है, पहले जैसे जॉइंट फैमिली थी, तो नॉर्म क्या था कि
भाई लड़की शादी के बाद अपने ससुराल जाएगी और सास ससुर सबके साथ रहेगी। अब क्या न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, तो नॉर्म चेंज हो गया, अब न्यूक्लियर फैमिली बनेगी, मतलब हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे रहेंगे। तो समाज चेंज हो रहा है, तो नॉर्म चेंज हो रहे हैं, फ्लूइड हैं। तो इसलिए सोशियोलॉजी में हम बताएं कैसे कि यार ये पढ़ा जाए कि वो पढ़ा जाए, और फिर पढ़ें तो आज तो ऐसा है, तो 20 साल बाद वो चेंज हो जाएगा, 50 साल बाद कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए बड़े चैलेंजेस हैं डिफाइन करने में सोशियोलॉजी को। लेकिन हमें तो इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि हमें तो एग्जाम में नंबर लेने हैं। तो इससे ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये बताने से हमारा काम चल सकता है। सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी थ्रू पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि सोशियोलॉजी करती क्या है, समाज को स्टडी करती है। इसमें बस कभी भी कोई पूछ ले आपसे सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी है सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी। समाज की सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी क्या है, सोशियोलॉजी है। तो सोशियोलॉजी स्टडी सोसाइटी थ्रू पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन। सोशल रिलेशनशिप क्या है, लोगों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लॉ के इंस्टीट्यूशन, पुलिस, रिलीजन, इन सब का आपस में, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है, ये किस तरह इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, किसी देश में हो सकता है कि लॉ रिलीजन के नीचे आता हो, किसी देश में रिलीजन को माना ही नहीं जाता हो, जैसे चाइना एक एथिस्ट कंट्री है। तो सोशोलॉजी क्या करती है, समाज को स्टडी करती है किस तरह, सोशल रिलेशनशिप्स और इंटरेक्शंस को स्टडी करके। इट एक्सप्लोर्स हाउ सोसाइटीज आर फॉर्म, सस्टेन एंड हाउ दे इवॉल्व एंड चेंज ओवर टाइम। तो जो सोसाइटीज़ है, ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं, हमने जैसे बात की थी पहले, वो क्या है, वो फ्लूइड है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि ये 1000 साल पहले ऐसी थी तो आज भी ऐसे ही है, वो चेंज होती रहती हैं। तो सोशोलॉजी का स्टडी करती है सोसाइटी कैसे फॉर्म होती है, बनती कैसे हैं, सस्टेन, जिंदा कैसे रहती हैं, चलती कैसे, मतलब बिखर क्यों नहीं जाती। जैसे कोई समाज 200 साल तक चल रहा है, वो सस्टेन कैसे किया 200 साल तक। हाउ दे इवॉल्व, कोई समाज बड़ा ही गरीब था, कुछ जैसे चाइना का एग्जांपल ले लीजिए, 70s या इवन 80s तक चाइना मतलब बहुत ही गरीब था, इंडिया से भी ज़्यादा गरीबी थी। आज चाइना इवन मतलब बहुत से मायनों में अमेरिका से भी ऊपर है, मतलब वर्ल्ड के नंबर 1। पहले जो जैसे ये कोल्ड वॉर एरा था, इसमें रशिया वर्सेस यूएस था, आज है वो चाइना वर्सेस यूएस। तो चाइना ने बिल्कुल एकदम से सिक्का पलट दिया, क्योंकि रशिया का जब से ये ख़त्म हुआ यूएसएसआर, तो रशिया मतलब है पावरफुल लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं है। तो चाइना एकदम से कंटेंशन में आ गया। तो ये कैसे इवॉल्व हुआ चाइनीज समाज, क्या क्या उसके रीजंस थे, बहुत अच्छी सोशोलॉजिकल स्टडी की जा सकती है इस पर। कम्युनिज्म है वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो हर चीज़ मतलब उससे होती है ना, एक मतलब एक सड़क पे कोई किसी का मकान है तो वो भी नहीं हट सकता, कई जगह आपने देखा होगा, तो ट्रैफिक यूं ही जाएगा। हमारे यहाँ पे भी एक जगह है, वहाँ पे एक ये हलवाई की दुकान है, तो वो अच्छी खासी मतलब चौड़ी रोड है, लेकिन वो आज तक वो नहीं हट पाई है, 10 साल थे, तो सारा ट्रैफिक यूं होके जाता है और वहाँ पे इतना जाम लग जाता है। अब आप चाइना में इमेजिन कर सकते हैं ऐसा, नहीं कर सकते। तो ये सोशियोलॉजिकल स्टडी हो सकती है कि भाई ये ऐसे क्या हालात हुए कि ये चाइना का तो इतना आज इतना नंबर 1 पे चला गया, और हमने भी तरक्की करी, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास इसरो है और ये इस तरह की काफ़ी चीज़ें, हमारे आईटी अच्छा है इंडिया का, ठीक है, लेकिन उतना हम नहीं कर पाए चाइना से। तो ये अच्छी खासी सोशियोलॉजिकल स्टडी हो सकती है। द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इंक्लूड्स सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स सच एज फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड क्लासेस। तो अब स्कोप में क्या क्या आता है, जैसे हमने बात की ना भाई, कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है इसका, टॉपिक इस सब्जेक्ट का। तो स्कोप में आता है भाई सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्या हो गए, फैमिली, फैमिली एक सोशल ग्रुप है, बिल्कुल है, सामाजिक ग्रुप है ना भाई, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, भाई लोग जहाँ मिल गए 4, वो एक सोशल ग्रुप बन गया, जहाँ 4 यार मिल जाएं। यार नहीं मतलब बस 4 ह्यूमंस होने चाहिए, या 2 भी चलेगा, ठीक है। तो फैमिली में भी लोग एक साथ रहते हैं, कम्युनिटीज़, क्लासेस, इनकी सबकी स्टडी करना, ये सोशोलॉजी के स्कोप में आता है। साथ ही साथ क्या आता है, सोशल इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना, जैसे कि रिलीजन, एजुकेशन, इकोनॉमी, लॉ, और क्या क्या सोशल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं किसी उसमें। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है वहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे ऑपरेट करती हैं, और क्या क्या सोशल चीज़ें होती हैं। कल्चर ब्रॉडली कैसा है वहाँ पे, कल्चरल एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं, उस तरह की चीज़ें, मेन कल्चरल इवेंट्स क्या हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह के सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको स्टडी करते हैं। एडिशनली सोशोलॉजी एनालाइजेज सोशल प्रोसेसेस। तो ये तो सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गए, अब सोशल प्रोसेस भी होते हैं, जैसे क्या, कोऑपरेशन, कन्फ्लिक्ट, सोशलाइजेशन, मोबिलिटी, आपस में लोग मिल के कुछ करते हैं। इतनी जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है, एक आदमी बना सकता है क्या?
तो इतने सारे लोग मिलके एक बिल्डिंग बनाते हैं। इवन कई बार बड़े अलग-अलग डिपार्टमेंट्स मिलके एक काम करते हैं। जैसे ये मान लीजिए इतने बड़े-बड़े ये मिसाइल्स बनाता है हमारे ये जो है डीआरडीओ, तो ये इंडियन आर्मी और शायद इसरो भी ये सब मिलके ही काम करते हैं मिसाइल बनाने का। तो ये क्या कॉपरेशन हो गया, आपस में कोऑपरेशन, लोग मिलके या बड़े-बड़े सोशल इंस्टीट्यूशंस मिलके कुछ काम कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको स्टडी करेंगे सोशियोलॉजी में हम। कन्फ्लिक्ट, तो ये तो अच्छी बात हो गई, कोऑपरेशन पॉजिटिव चीज़ है। नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं, लोग आपस में लड़ते हैं, किसी ना किसी बात पे लड़ाई हो जाती है। मतलब आप बस में गए तो मेट्रो में गए तो सीट एक ही थी, तो उस पे लड़ाई हो जाएगी, वीडियो देखे होंगे ना काफ़ी। तो कन्फ्लिक्ट भी होता है, बहुत तरह के कन्फ्लिक्ट होते हैं। क्यों होता है कन्फ्लिक्ट? ज़्यादातर कन्फ्लिक्ट तो क्या होता है, लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से होता है। जैसे मेट्रो की सीट सबसे सिंपल एग्जांपल है, भाई एक सीट थी, दो लोगों को चाहिए थी। तो जहाँ भी चीज़ों की कमी होगी वहाँ कॉन्फ्लिक्ट आम अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये सोशल प्रोसेस हुआ, ये भी एक इस तरह सोशलाइजेशन भी एक सोशल प्रोसेस हुआ। लोग कैसे समाज में मिलते हैं, सोशलाइज करते हैं, क्या वहाँ पे सोशलाइज करने के नॉर्म हैं। मोबिलिटी, मोबिलिटी क्या होती है, ऊपर या नीचे। जैसे समाज में हायरार्की होती है ना, अपर क्लास, मिडिल क्लास। मान लीजिए कोई रिक्शे वाले का बच्चा था, उसने आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया, तो वो लोअर या बहुत ही ज़्यादा लोअर क्लास से एकदम से वो मतलब अच्छे खासी अपर क्लास में चला गया। आईएएस अफसर तो शायद अपर क्लास में आते होंगे। तो उसकी क्या हो गई, अपवर्ड मोबिलिटी हो गई। अब इसी आईएएस का जो बच्चा था, वो पढ़ाई वढ़ाई में अच्छा ही था, क्योंकि पापा आईएएस हैं, तो उसने अय्याशी करी, तो उसको दोबारा से रिक्शा चलाना पड़ गया। तो फिर ये इसकी इसकी हो गई डाउनवर्ड मोबिलिटी, तो ये नीचे आ गया। ठीक है, तो ये मोबिलिटी हो गई। इन एसेंस सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ सोसाइटी फंक्शंस एंड ट्रांसफॉर्म्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मतलब एक अच्छी तरह उसको वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में बता के भाई ये चीज़ है, वो चीज़ है। सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर्ड अंडरस्टैंडिंग कि सोसाइटी काम कैसे करती है और चेंज कैसे होती है। ये सारी चीज़ें बातें हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में हमारे आती हैं। ठीक है, अब ये स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी किस तरह डिफाइन है, बेस्ड ऑन हाउ द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज डिफाइंड। मतलब किस तरह डिफाइन का मतलब ये हुआ ना कि उसमें आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं। जैसे हमने बात करी ना कि ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। तो उस बेसिस पे सोशियोलॉजी को ब्रॉडली दो स्कूल्स में डिवाइड किया गया है। स्कूल्स का मतलब क्या हो गया, कोई ऐसे कोई फिजिकल स्कूल नहीं है, मतलब एक थॉट प्रोसेस है। या मतलब कुछ लोग कहते हैं कि सोशियोलॉजी में ये होना चाहिए, जैसे इस स्कूल के लोग कहते हैं कि कुछ होना चाहिए, इस स्कूल के लोग कहते हैं कुछ होना चाहिए। मतलब वो हम आगे स्टडी करें क्या होना चाहिए। तो ये दो स्कूल कौन कौन से हैं, स्पेशलिस्टिक और फॉर्मेलिस्टिक स्कूल, इसको बोलते हैं नैरो व्यू। दूसरा है सिंथेटिक स्कूल, इसको बोलते हैं ब्रॉड व्यू। अब देखिए स्पेशलिस्टिक नाम से ही जाहिर है, स्पेशलाइजेशन कब होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर एक चीज़ पे फोकस करते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, तो वो कोई डॉक्टर एमएस करता है, तो कोई डेंटल होता है, कोई मतलब किसी चीज़ का डॉक्टर होता है, कोई आई का डॉक्टर होता है। तो सबका अपना अपना स्पेशलाइजेशन हो गया। तो वो जनरल डॉक्टर नहीं हुआ। जनरल डॉक्टर भी होते हैं जो सब देख लेते हैं, लेकिन फिर स्पेशलाइजेशन होता है। तो कुछ थिंकर्स, कुछ सोशोलॉजिस्ट कहते थे कि सोशोलॉजी एक स्पेशलिस्ट चीज़ होनी चाहिए, कि जिसमें पर्टिकुलर कुछ टॉपिक्स को ही स्टडी करें। इसलिए इसको नैरो व्यू बोला कि भाई कुछ को करोगे तो कम हो जाएगा ना, नैरो का मतलब छोटा होता है। दूसरा है सिंथेटिक स्कूल। सिंथेटिक का मतलब क्या होता है, जैसे हमने बोला सिंथेटिक चीज़ें, सिंथेटिक चीज़ें मतलब होता है जो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बनती हैं। दो कंपाउंड को मिला के कोई कंपाउंड बनाया, या तीन कंपाउंड को मिला के कोई कंपाउंड बनाया, सिंथेटिक कंपाउंड बोलेंगे उसको। तो सिंथेटिक कंपाउंड में क्या है कि ये कहा जाएगा कि बहुत सारे टॉपिक्स या बहुत सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स को उठा के अगर हम डाल दें, तो फिर वो सिंथेटिक स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी हो जाएगा। और उसको ब्रॉड भी बोला गया। ब्रॉड मतलब चौड़ा, वो नैरो मतलब छोटा। ठीक है, तो दो स्कूल कौन कौन से हैं, स्पेशलिस्टिक, नाम से ही स्पेशलाइजेशन है, तो कम टॉपिक्स होंगे, तो नैरो भी हो गया। सिंथेटिक है मतलब बहुत सारे चीज़ों से मिलके बना है, तो फिर ब्रॉड भी हो गया। इनको एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। द स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल। ठीक है, तो नाम इसका स्पेशलिस्टिक है, फॉर्मलिस्टिक भी इसको बोला जाता है। अब इसके मेन थिंकर्स कौन थे, जिन जिन लोगों ने इस स्कूल को, स्कूल का मतलब यहाँ पे एक वो नहीं है कि जो हमारा क्या होता है विद्यालय नहीं है, यहाँ पे हो गया एक स्कूल ऑफ थॉट, इसको आप बोल सकते हो, या विचारधारा बोलेंगे शायद इसको हिंदी में। ठीक है, तो जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर तो हमारे सिलेबस में है,
तो इनका नाम ज़रूर लिखना है इसमें। एल्फर्ड, ये इनका जो सरनेम है, वियर कैंट, एल्बियन वुडबरी स्मॉल, लियोपोल्ड वॉन वीज, फर्डिनांड टॉनीज। इनमें ये सिर्फ अमेरिकन थे, बाकी सारे सारे जितने भी हैं सब क्या हैं, ये जर्मन है। तो इन नाम, मैक्स वेबर तो अपने को अच्छी तरह पढ़ना ही है यूनिट 4 में, लेकिन बाकी इन नामों को थोड़ा है ना, इसलिए ये सब्जेक्ट या इवन यूपीएससी में जितने भी ऑप्शनल हैं, देखिए रटना तो पड़ेगा ही, उसके बिना तो काम चलेगा नहीं। और ये जो नाम आप लिखते हैं ना जब ये इनके, तो इससे एग्जामिनर को बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि मतलब अच्छा पता है क्या इसको जॉर्ज सिमेल कौन है। लेकिन बस आपको इतना ही लिखना है कि मेन थिंकर्स कौन थे, जॉर्ग सिमेल, मैक्स वेबर, एल्फ्रेड वियर कैंट, और इन सब ने जितने भी नाम लिखे हैं, इन सब ने इस स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल को इसके मेन तो जो स्थापना की थी वो तो इन दोनों ने की थी, जॉर्ज सिमेल और मैक्स वेबर ने। बाकी लोगों ने भी इसमें काम मतलब अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो इसके मेन आइडियाज़ क्या हैं? दिस स्कूल आर्ग्यूज दैट सोशोलॉजी शुड बी अ प्योर थ्योरेटिकल एंड इंडिपेंडेंट साइंस। जैसे हमने बात की, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, प्योर साइंस होनी। प्योर क्या होगी? जिसमें और चीज़ और सब्जेक्ट्स के टॉपिक नहीं आएंगे। प्योर प्योर सोशोलॉजी है ये। जैसे हमारा पानी होता है ना घर में, कहते हैं ना प्योर वाटर है कि नहीं, तो उसमें मिलावट नहीं होती प्योर चीज़ में। तो मतलब कहने का ये है प्योर शब्द से यहाँ पे कि प्योर सोशोलॉजी मतलब उसमें दूसरे सब्जेक्ट्स के टॉपिक की मिलावट ना हो, थ्योरेटिकल हो, थ्योरीज बनाई जाए उसके। जैसे फिजिक्स में थ्योरीज होती हैं अलग अलग, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, इस तरह की थ्योरीज बनाई जाए। एंड इंडिपेंडेंट साइंस विद अ शार्पली डिफाइंड फील्ड। जैसे जितने भी अब फिजिक्स है वो इंडिपेंडेंट अपने आप में, फिजिसिस्ट अपना काम करते रहते हैं। इसी तरह केमिस्ट्री है वो भी एक इंडिपेंडेंट है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। तो वो ये चाहते थे कि सोशोलॉजी भी बाकी चीज़ों, बाकी सब्जेक्ट्स की तरह एक इंडिपेंडेंट, प्योर और थ्योरेटिकल चीज़ बने, जो कि एक स्टैंडर्ड सब्जेक्ट की तरह हो। ठीक है। इट शुड स्टडी ओनली फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, जैसे अभी हमने बात की ना सोशल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, देखा था ना कहीं, शायद कहाँ चला गया, चलिए पता नहीं कहाँ गया, दोबारा समझ लेते हैं। क्या क्या होता है सोशल रिलेशनशिप्स? कोऑपरेशन, कन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, डोमिनेशन, एक्सचेंज। कोऑपरेशन में लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। कंपटीशन में भी लड़ाई तो नहीं होती, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा आ जाती है, भाई मैं आगे निकलूँ वो आगे निकले। डोमिनेशन में एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, भाई मैं तेरा बॉस हूँ, तू चुपचाप ये काम कर। एक्सचेंज में भाई मेरे पास ये चीज़ है, तेरे पास वो चीज़ है, तो फिर क्यों ना बदल लेते हैं। तो ये सब चीज़ क्या होगी? सोशल रिलेशनशिप्स, आपस में लोग किस तरह एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ये इनको क्या बोलेंगे? फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, ये कोऑपरेशन। तो इस स्कूल का कहना था, इन थिंकर्स का कहना था कि इन सिर्फ फॉर्म्स को ही स्टडी किया जाए, कि मतलब कॉपरेशन कहाँ हो रही है, मतलब कॉपरेशन कैसे होती है, क्या उसके वजह होती है, कहाँ हो रही है, ये नहीं स्टडी करना। शुड नॉट स्टडी स्पेसिफिक कंटेंट लाइक रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, फैमिली, एजुकेशन एक्सेट्रा, दैट्स फॉर अदर डिसिप्लिन्स। मतलब अब ये कॉपरेशन रिलीजन में हो रही है क्या? भाई रिलीजन में कॉपरेशन कैसे हो रही है? बहुत सारे लोग साथ में आके मंदिर जा रहे हैं, तो एक कॉपरेशन हो गई ना। कन्फ्लिक्ट, रिलीजन में कन्फ्लिक्ट हो रहा है क्या? भाई दो रिलीजन आपस में लड़ रहे हैं, जैसे इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है ये चीज़। कंपटीशन, कंपटीशन आप बिजनेस में ले लीजिए, इकोनॉमी में जैसे एग्जांपल आ जाएगा, भाई दो कंपनियों में कंपटीशन चल रहा है, भाई कौन आगे है कौन पीछे है ना। जैसे पेप्सी और कोको कोला में चल रहा है कि भाई किसकी ज़्यादा सेल होएगी। डोमिनेशन, फैमिली में ले लीजिए डोमिनेशन, भाई फादर अपने बच्चे पे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई पढ़ाई करो, बच्चा कह रहा है नहीं गेम खेलना है। ठीक है, तो बच्चा भी डोमिनेट होने की कोशिश कर रहा है। तो इनका कहना था कि हमें सिर्फ ये सोशल रिलेशनशिप्स को स्टडी करना है कि डोमिनेशन कैसे होता है, ह्यूमंस कैसे एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, क्या उनके रीजंस होते हैं, कहाँ हो रहा है। ये ज़रूरी नहीं है फैमिली में हो रहा है कि ऑफिस में हो रहा है डोमिनेशन, कि स्कूल में हो रहा है। इसी तरह कंपटीशन है वो दो कंपनीज के बीच में हो रहा है या दो क्रिकेट प्लेयर्स के बीच में हो रहा है। हमें सिर्फ कंपटीशन को स्टडी करना है, एज एन प्योर मतलब आइसोलेशन में स्टडी करना है, कंटेंट स्पेसिफिक नहीं होना। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये था कि कंपटीशन तो फिर पता नहीं कितनी जगह होता है दुनिया में। भाई फुटबॉल में भी कंपटीशन है, क्रिकेट में भी है, बिजनेस में भी है, स्कूल में फर्स्ट रैंक किसकी आएगी वो भी उसमें भी है। और ये तो गवर्नमेंट एग्जाम का तो नाम ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है। तो कंपटीशन तो दुनिया में इतनी जगह, तो फिर कहाँ कहाँ स्टडी करेंगे? तो इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ कंपटीशन को ही स्टडी करो, वो कहाँ हो रहा है इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। और यही सब चीज़ें बाकी चीज़ों पे लागू होती हैं। कन्फ्लिक्ट है,
कन्फ्लिक्ट तो बहुत जगह है, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है, इसराइल का बाकी जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है उनका कॉन्फ्लिक्ट है। आप जैसे जहाँ स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, आपका हो सकता है किसी का साथ कन्फ्लिक्ट हो गया, उसने आपकी साइकिल का हवा निकाल दी हो, तो आपका कन्फ्लिक्ट हो गया उसके साथ। कन्फ्लिक्ट बहुत जगह हो सकता है। कोऑपरेशन भी बहुत जगह हो सकता है। कोऑपरेशन जैसे फैमिली में हस्बैंड वाइफ मिलके कोऑपरेट कर रहे हैं खाना बनाने के लिए, तो कोऑपरेशन हो गया। आर्मी में कहीं जंग चल रही है तो जितना भी यूनिट के लोग हैं आपस में कोऑपरेट करके लड़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ भी मतलब वो चीज़ें इतनी सारी नहीं, इतनी बड़ी दुनिया, कहीं भी हो सकता है। तो इनका कहना था फिर हम कहाँ ऐसे कहाँ कहाँ जाएंगे, किसकी चीज़ को स्टडी करेंगे, तो बेटर है कि हम जो जो सोशल रिलेशनशिप है ना उसी को स्टडी करें। जैसे सिर्फ कॉपरेशन को स्टडी करें, वो कहाँ हो रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। शुड नॉट स्टडी स्पेसिफिक कंटेंट, ठीक है। फोकसिंग ओनली ऑन फॉर्म्स एंड नॉट ऑन स्पेसिफिक कंटेंट, ये जो हमने बात करी है अभी, कि फॉर्म ऑफ सोशल रिलेशनशिप पे फोकस करो, कन्फ्लिक्ट पे करो, कोऑपरेशन पे करो। ऐसा नहीं कि ये 5 ही हैं, और भी बहुत होते हैं, लेकिन ये 5 लिखने से नंबर मिल जाएंगे। फोकसिंग ओनली ऑन फॉर्म्स एंड नॉट ऑन स्पेसिफिक कंटेंट मेक्स सोशियोलॉजी प्योर, कि हमें इसमें मिलावट नहीं चाहिए रिलीजन की, क्योंकि पॉलिटिक्स तो और भी बहुत जगह स्टडी की जाती है। अब जैसे कन्फ्लिक्ट स्टडी कर रहे हैं और उसमें अगर हम ये मिला दें स्पेसिफिक कंटेंट, तो हमें वर्ल्ड वॉर 2 भी स्टडी करनी पड़ेगी। अब वर्ल्ड वॉर 2 तो एक हिस्ट्री का भी टॉपिक है, तो फिर क्या मतलब, फिर प्योर नहीं रही ना सोशियोलॉजी, क्योंकि हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी के अंदर। तो इसलिए ये चाहते थे कि अगर हमें सोशियोलॉजी को प्योर रखना है, प्योर का मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स की इसमें मिलावट ना हो, तो हमें सिर्फ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप को ही स्टडी करना है, उनके कंटेंट को स्टडी नहीं करना। क्योंकि कंटेंट क्या होता है, कंटेंट्स कंटेक्स्ट, ये देखिए 2 शब्द अलग अलग हैं इसका, कंटेंट और कंटेक्स्ट स्पेसिफिक। कंटेंट तो उसमें क्या है, और कंटेक्स्ट वो कहाँ पे है, मतलब किस चीज़ का है। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें तो कंटेक्स्ट हो गया, उस पर हमें फोकस नहीं करना। क्योंकि देखिए जो फॉर्म है वो यूनिवर्सल है, जैसे हमने अभी बात की ना, कॉपरेशन तो यूनिवर्सल है, पूरी दुनिया में हर जगह हो रहा है, यूनिवर्सल चीज़ है। कन्फ्लिक्ट भी यूनिवर्सल है, हर जगह हो रहा है दुनिया में कन्फ्लिक्ट। लेकिन जो कंटेंट है, जैसे वही ना कि मान लीजिए इसराइल और मिडिल ईस्ट में जो वॉर हो रही है, तो वो तो एक जगह की पर्टिकुलर चीज़ हो गई ना, उसको स्टडी करेंगे तो फिर यूनिवर्सल लॉ कैसे बनाएंगे, फिर बाकी चीज़ें भी स्टडी करनी पड़ेंगी। तो ये मेन पॉइंट था स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल का। थोड़ा क्रिटिसिज्म भी इसका हुआ, थोड़ा नहीं काफ़ी हुआ, इसलिए आजकल ये ज़्यादा मतलब पॉपुलर भी नहीं है, पुरानी चीज़ हो गई है। द फॉर्मलिस्टिक स्कूल हैज़ बिन क्रिटिसाइज फॉर बीइंग टू नैरो। भाई नैरो तो हो ही गया ना, जब आपने स्पेशलाइजेशन कर लिया, आपने कह दिया कि हम दूसरे सब्जेक्ट के टॉपिक्स को इसमें डालेंगे ही नहीं, तो कम चीज़ें रह जाएंगी ऑब्वियसली। टू नैरो एंड अनरियलिस्टिक इन इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। अनरियलिस्टिक इसलिए है कि जैसे इन्होंने कहा यार कन्फ्लिक्ट को स्टडी कर लो आप, यार कन्फ्लिक्ट को स्टडी तो कर लो, लेकिन जैसे इतनी सारी वॉर्स हो रही हैं, हर वॉर का रीज़न अलग है। वर्ल्ड वॉर 2 अलग रीज़न से हुई थी, इंडिया पाकिस्तान वॉर अलग रीज़न से हो रही है, कोरियन वॉर जो हुई थी वो अलग रीज़न से हुई थी, कोल्ड वॉर जो हुई थी उसका रीज़न अलग थे, उसके मोटिवेशंस अलग थे लोगों के। तो इसलिए वो अनरियलिस्टिक है कि यार आप एक चीज़ आपने डिफाइन कर दी, भाई कन्फ्लिक्ट होता है, अब वो वॉर में हो रहा है, किस में हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसका तो जब तक आप उसका कंटेक्स्ट नहीं जानेंगे तो आप पूरी बातें बता नहीं पाएंगे। इसलिए अनरियलिस्टिक और नैरो है। फर्स्ट, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सेपरेट द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप फ्रॉम इट्स कंटेंट। ये तो उन्होंने कहा फॉर्म, जो आपके इन्होंने कहा फॉर्म को स्टडी कर लो, कंटेंट को मत करो। फॉर्म की जैसे हम बात कर लेते हैं कन्फ्लिक्ट, मतलब कन्फ्लिक्ट को स्टडी कर लो, कोई पर्टिकुलर उसका वो मत लो इंस्टेंस, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 मत लो। तो जो हमने बात करी, फिर कैसे मतलब कैसे बात करें फिर, भाई वर्ल्ड वॉर 2 में अलग रीजंस थे, नाजी जो जर्मनी थी उन्होंने पूरा कब्जा कर लिया था, जो भी कर रहे थे। इसी तरह और मतलब कोई चीज़ ले लीजिए, कोऑपरेशन ले लीजिए, मान लीजिए कुछ किसी चीज़ में लोगों ने कोऑपरेशन किया, जैसे मतलब क्रिकेट फील्ड पे ले लीजिए, 11 लोग कोऑपरेशन कर रहे हैं, किस लिए, दूसरे 11 लोगों को हराने के लिए। तो ये भी तो एक कंटेक्स्ट हो गया ना। तो अगर कोऑपरेशन एक यूनिवर्सल चीज़ है, तो क्रिकेट फील्ड पे जो कोऑपरेशन हो रहा है और युद्ध की फील्ड पे जो कोऑपरेशन हो रहा है, भाई सैनिक सारे कोऑपरेट कर रहे हैं लड़ने के लिए, तो उनमें कितना फ़र्क है। क्योंकि क्रिकेट में तो कोई बहुत बड़े स्टेक इन्वॉल्व नहीं है, कोई जान से थोड़ी मर जाएगा।
लेकिन वहाँ पे युद्ध हो रहा है, वहाँ पे तो अलग है। तो मतलब फॉर्म को आप कंटेक्स्ट से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर चेंज हो जाती हैं। तो इसलिए ये थोड़ी अनरियलिस्टिक है। First, it's almost impossible to separate form of relationship from content. Changing the context or subject often changes the nature of relationship itself. जैसे मैंने बताया ना कि अब आपने कंटेंट चेंज कर दिया, कंटेक्स्ट चेंज कर दिया, मतलब क्रिकेट फील्ड का कोऑपरेशन और एक वॉर फील्ड का कोऑपरेशन, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो बिल्कुल रिलेशनशिप बदल गई। भाई क्रिकेट फील्ड में कोई कैच छूट गई तो क्या हो गया, ठीक है, दोबारा आ जाएगी। यहाँ पे कोई जरा सा मिस हो गया और गोली किसी के लग गई तो मर गया, खत्म हो गया, आप युद्ध हार गए। तो इन दोनों में चीज़ों में बहुत फ़र्क है। तो इसलिए हमें फॉर्म के साथ साथ कंटेक्स्ट भी पढ़ना पड़ेगा। भाई ये कॉपरेशन कहाँ हो रहा था, ये कन्फ्लिक्ट कहाँ हो रहा था। एज सोरोकिन argued, unlike a glass that holds different liquids without changing form, a social institution always changes when its members or goal changes. ठीक है, तो ये सोरोकिन कौन थे? पीट्रिम एलेक्जेंड्रोविच सोरोकिन, 1889 से 1968 वॉज अ रशियन अमेरिकन सोशलॉजिस्ट। पहले ये रशिया में थे, फिर ये लेकिन थोड़े एंटी कम्युनिस्ट थे, तो इनको जब रशियन रेवोल्यूशन हुई तो ऐसा कहा जाता है कि वहाँ से भगा दिया, ये खुद भग के आ गए वहाँ से, और फिर ये अमेरिका में सेटल हो गए ये। ठीक है, तो ये एक रशियन अमेरिकन सोशलॉजिस्ट थे। तो इनका कहना था कि जिस तरह से एक पानी का गिलास होता है या कांच का गिलास होता है, इसमें आप कुछ भी डालिए, इसमें दूध डालिए तो ये दूध का गिलास बन जाएगा, ठीक है, लेकिन एक गिलास तो गिलास ही रहेगा ना। इसमें पानी डाल दूँ, इसमें मैं कोका कोला डाल दूँ, कुछ भी कर दूँ, तो ग्लास अपना फॉर्म नहीं चेंज करेगा, ग्लास ग्लास ही रहेगा। कंटेंट, इसमें जो कंटेंट है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन ग्लास सेम रहेगा। लेकिन जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या सोशल हमारी रियलिटी जो होती है, वो कंटेंट से बिल्कुल चेंज हो जाती है। अब जैसे कन्फ्लिक्ट की हमने बात करी, तो इतनी सारे कन्फ्लिक्ट्स अलग अलग हैं। वॉर का, वर्ल्ड वॉर का अलग कन्फ्लिक्ट है, क्रिकेट फील्ड पे भी एक कन्फ्लिक्ट हो रहा है, वहाँ पे दोनों चीज़ें हो रही हैं, कोऑपरेशन भी हो रहा है, कन्फ्लिक्ट भी हो रहा है एक साथ। तो कितनी चीज़ें चेंज हो गई। तो खाली सिर्फ कन्फ्लिक्ट को स्टडी कर लो और कंटेंट रहने दो, कंटेक्स्ट रहने दो, तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर आप मतलब बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि फिर अगर इसका मतलब तो फिर सारी वॉर एक तरह की हो गई। किसी वॉर में, वर्ल्ड वॉर 2 में, वर्ल्ड वॉर 1 में कोई फ़र्क ही नहीं है, इंडिया पाकिस्तान वॉर में कोई फ़र्क ही नहीं है, कोरियन वॉर में कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह किस तरह कॉपरेशन हो रहा है भाई, फैमिली में दो भाई मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं, अपनी छोटी सी दुकान चला रहे हैं, वो एक कॉपरेशन हो रहा है। दो मल्टीनेशनल कंपनियां कॉपरेशन कर रही हैं। जैसे मान लीजिए, ये अपना पहले चलता था ना, आजकल तो बंद हो गया, हीरो होंडा नाम चलता था। हीरो होंडा क्यों? हीरो इंडिया की कंपनी है, होंडा जापान की थी। तो पहले ये लाइसेंस राज में पहले ये रूल था कि इंडियन किसी कंपनी के साथ आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। तो अब ये हीरो और होंडा आपस में कॉपरेशन कर रहे हैं। तो ये कॉपरेशन उस कॉपरेशन के बराबर है कि जो दो भाई सिर्फ अपनी एक हलवाई की दुकान चला रहे हैं। तो कंटेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। यही सोरोकिन ने कहा था कि जब कंटेक्स्ट चेंज हो जाता है तो बहुत सारी सब कुछ ही बदल जाता है। When its members and goal change. Secondly, other disciplines like law and political science also study forms of conflict breaking sociology claim uniqueness weak. ठीक है, तो अब इनकी बात थी ना प्योर बनाने में, तो इनको सबको एक मेन चीज़ ये थी कि हमें सोशोलॉजी को प्योर साइंस बनाना है। लेकिन सही बात है कि सोशोलॉजी को आप प्योर साइंस बना ही नहीं सकते, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कन्फ्लिक्ट ही हो गया। अब कन्फ्लिक्ट तो एक ऐसी चीज़ है कि हिस्ट्री का टॉपिक है, वॉर सारी उसमें पड़ी जाती है, पॉलिटिकल साइंस का भी टॉपिक है। इसी तरह कॉपरेशन है, कितनी चीज़ें हैं साइकोलॉजी में। भाई जैसे डोमिनेशन वाली बात है कि स्कूल में टीचर स्टूडेंट पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है, घर में फादर सन पे डोमिनेट करने की कोशिश करता है। अब ये साइकोलॉजी में भी स्टडी करा जाएगा कि ह्यूमंस डोमिनेट क्यों करते हैं एक दूसरे को। तो सोशोलॉजी में स्टडी हो रहा है, साइकोलॉजी में भी हो रहा है। तो प्योर साइंस आप सोशोलॉजी को बना ही नहीं सकते, क्योंकि जितने भी सोशोलॉजी के टॉपिक्स हैं वो कहीं ना किसी दूसरे सब्जेक्ट में स्टडी किए जा रहे हैं। Finally, no one has succeeded in developing a workable pure sociology till now. In reality, sociology is interconnected. तो आज तक किसी भी सोशोलॉजिस्ट को सक्सेस नहीं मिली है प्योर सोशोलॉजी बनाने में। तो यही कहा जा सकता है कि सोशोलॉजी इंटरकनेक्टेड है दूसरे सब्जेक्ट से। हम कोई ऐसा नहीं कि एक टॉपिक ले आए कि भाई ये सोशोलॉजी का ही है, वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे सब्जेक्ट में स्टडी किया ही जा रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या क्या हो गया था हमारा स्पेशलाइज्ड स्कूल या स्पेशलिस्टिक स्कूल या फॉर्मलिस्टिक स्कूल। दूसरा था हमारा सिंथेटिक स्कूल, ये ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी बात खत्म हो गई। अब सिंथेटिक का मतलब जैसे हमने बताया, बहुत सारी चीज़ों से जो मिलकर चीज़ बनती है उसको सिंथेटिक बोलते हैं। तो नाम से ही जाहिर है कि बहुत सारे
अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी इन्होंने सोशोलॉजी में इंक्लूड करे कि भाई ये करने ही पड़ेंगे, सोशोलॉजी को ऐसा हम प्योर सब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, तो इसको हम क्या बनाएंगे, सिंथेटिक बनाएंगे। इसमें मेन थिंकर्स कौन कौन थे, इमाइल डर्कहाइम, मॉरिस गिन्सबर्ग, लियोनार्ड हॉबहाउस, पिट्रिम सोरोकिन। तो सोरोकिन तो थे रशियन अमेरिकन, डर्कहाइम थे फ्रेंच, और ये दोनों थे ब्रिटिश। तो इनका भी आप नाम, इन चारों का भी याद करके लिख के आना वहाँ पे एग्जाम में। इसमें की आइडियाज़ क्या थे, सिंपल थे, उसके उल्टे थे सारे स्पेशलाइज स्कूल के। सोशोलॉजी शुड स्टडी ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ, तो वो नहीं कि सिर्फ फॉर्म को ही करो और उसको मत करो, स्ट्रक्चर को मत करो, मतलब ठीक है, वो जो पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट है, कंटेक्स्ट स्पेसिफिक, उसका जो कंटेंट है उसको मत करो। इसमें क्या सब कुछ करना पड़ेगा, फॉर्म भी करनी पड़ेगी, जैसे कन्फ्लिक्ट स्टडी कर रहे हैं तो वो कन्फ्लिक्ट कहाँ हुआ था वो करना पड़ेगा, कोऑपरेशन को कर रहे हैं तो कहाँ हो रहा है। ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी, रिलीजन, लॉ, इकोनॉमी आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो जितनी भी ये सोसाइटी के सब पार्ट्स हैं ये सारे इंटर रिलेटेड हैं, तो हमको इनको एज अ मतलब एक पूरा एक कंप्लीट मतलब जोड़ के देखना पड़ेगा। आइसोलेशन में नहीं कर सकते यार, इकोनॉमी को स्टडी कर लिया, फिर लॉ को कर लिया, फिर रिलीजन को कर लिया, सब एक दूसरे पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं। लॉ इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट डाल रहा है, इकोनॉमी रिलीजन पे इम्पैक्ट डाल रही है, तो ये सब इंटर रिलेटेड है, तो इनको एज अ होल हमको स्टडी करना पड़ेगा, आइसोलेशन में हमको स्टडी नहीं कर सकते। सो सोशोलॉजी मस्ट बी अ जनरल, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटरडिसिप्लिनरी। जनरल होनी चाहिए, जनरल का मतलब जो सब कुछ जिसमें है, कॉम्प्रिहेंसिव वही मतलब पूरा अच्छी तरह कॉम्प्रिहेंसिव है, पूरा सारा सब कुछ इंक्लूड कर लिया गया है, कुछ नहीं छोड़ा गया है, जो जो काम की चीज़ सब इंक्लूड की गई। और इंटरडिसिप्लिनरी, सारे जितने भी डिसिप्लिन्स अलग अलग हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, लॉ हो गया, इन सब के जो टॉपिक्स है सब, मतलब ऐसा नहीं कि पूरा उठा लिए, जो भी सोशोलॉजिकल रेलिवेंट है, मतलब वो कोशिश नहीं की गई यार प्योर बनाओ। प्योर बनाने के चक्कर में अगर कोई चीज़ हमें सोशोलॉजी में पढ़नी है लेकिन वो दूसरे सब्जेक्ट में आती है तो हम उसको हटा दे रहे हैं, ऐसा मत करो। अगर आ रही है तो आने दो, क्या दिक्कत है भाई, वो भी पढ़ लेंगे, हम भी पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे। तो ये प्योर बनाने की जो जिद है इसको ख़त्म करो, सिंथेटिक बनाओ, चीज़ों को इंक्लूड करो, इंटरडिसिप्लिनरी, जनरल, कॉम्प्रिहेंसिव। इसमें जो था ना कि फॉर्म को स्टडी करो, सोशल रिलेशन के कंटेंट को मत करो, तो इसमें इन्होंने कहा कंटेंट फॉर्म सब कुछ स्टडी करो, कॉम्प्रिहेंसिव बना दो, जनरल बना दो, कुछ मत छोड़ो स्टडी करने के लिए। तो इसीलिए फिर ये आज स्कूल ये वाला फेमस है, और ये पुरानी बात हो गई, अब इसको ज़्यादा कोई नहीं मानता, ठीक है। तो इसके बाद इमाल डरकाइम ने सोशोलॉजी का क्लासिफिकेशन दिया है कि भाई सोशोलॉजी को हम मोटे मोटे तौर पे 3 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। तो वो क्या क्या है, एक तो हो गया सोशल मॉर्फोलॉजी, दूसरा सोशल फिजियोलॉजी, और एक जनरल सोशोलॉजी। तो मतलब जैसे अगर पूछा जाए आपका स्कोप के बारे में, तो 2 स्कूल्स, और उसके बाद एक ये इमाइल डरकाइम का क्लासिफिकेशन, और इसके बाद एक ये मॉरिस गिन्सबर्ग का क्लासिफिकेशन, ये दोनों भी आप लिखे आएंगे तो अच्छा रहेगा। तो सोशल मॉर्फोलॉजी, अब देखिए मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मॉर्फोलॉजी होती है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स की स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोली जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर की स्टडी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए किसी शहर को स्टडी कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे कौन कौन सी बिल्डिंग है, कैसी कैसी बिल्डिंग है, तो वो पूरा स्ट्रक्चर स्टडी हो गया ना, बड़ी हैं छोटी हैं। कारों को स्टडी कर रहे हैं हम, कार मतलब कार्स की मॉर्फोलॉजी देख रहे हैं, तो क्या देखेंगे, कारों का स्ट्रक्चर कैसा है भाई, कोई सिडान है, कोई एसयूवी है, कोई हैचबैक है, तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्या हैं जो भी हम चीज़ स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें सोसाइटी के अलग अलग स्ट्रक्चर्स क्या हैं, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब लोग कहाँ सेटल हो रहे हैं, मेनली तो ये पॉपुलेशन पे ज़्यादा वो रहता है डिपेंडेंट, कि पॉपुलेशन की डेंसिटी का स्ट्रक्चर कहाँ पे कैसा है, पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेटलमेंट्स कहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। स्पार्टियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑफ ह्यूमंस वो इसमें आता है, स्पार्टियल पार्टियल का मतलब होता है स्पेस, तो स्पार्टियल का मतलब यहाँ पे इतने लोग हैं, यहाँ पे इतने लोग हैं, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सोशल फिजियोलॉजी, ब्रांचेज लाइक सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन, मॉरल्स, लॉ, लैंग्वेज। तो फिजियोलॉजी क्या होती है, फिजियोलॉजी होती है कि हाउ इंटरनल थिंग्स वर्क इन अ सिस्टम। जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर स्टडी कर रहे हैं, तो कंप्यूटर में सीपीयू, मदरबोर्ड और ये सब आपस में मिलकर कैसे कंप्यूटर चला रहे हैं, या जो भी आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वो सब कैसे हो रहा है, तो हाउ इंटरनल सिस्टम वर्क्स, वो जो इंटर रिलेटेड पार्ट्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं आपस में मिलके। तो देखिए कोई भी सोसाइटी चल रही है तो उसके इंटरनल पार्ट्स क्या हुए, रिलीजन हो गया, वहाँ पे लॉ क्या है, लैंग्वेज क्या है, मॉरल्स क्या है, तो ये सब कैसे चल रहे हैं आपस में, कैसे एक दूसरे की क्यों मतलब मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं आपस में। तो ये हम सोशल फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद जनरल सोशोलॉजी, इसमें जो भी बच जाए वो सब इसमें आ जाता है। स्टडी ऑफ जनरल सोशल फैक्ट्स,
सोशल फैक्ट्स जितने भी हैं, जैसे हमने आगे बात करेंगे अगले आने वाले टॉपिक्स में, सोशल फैक्ट्स क्या हो गए, ये सब जैसे रिलीजन हो गया, लैंग्वेज, लॉ, मैरिज, ये सब क्या हो गए, सोशल फैक्ट्स हो गए। ठीक है, तो इनकी जनरल स्टडी जो है ये जनरल सोशलॉजी में आ जाती है। एम्स टू फॉर्मुलेट लॉज ऑफ सोशल लाइफ, कि यहाँ पे मतलब लाइफ के बारे में जनरल रूल्स बनाने की बात है इसमें, कि भाई ये सोसाइटी ऐसे चलती है, यहाँ पे ये रूल्स हैं, यहाँ पे ऐसा ऐसा होता है। जैसे डरकाइम ने सुसाइड की स्टडी करी तो उन्होंने एक लॉ बनाया, जैसे हम पढ़ेंगे आगे कि ईगोइस्टिक सुसाइड है, कि ये सुसाइड है, कि वो कार्ल मार्क्स ने जैसे बात करी हिस्टोरिकल मेटरलिज्म, कि भाई सारी जो हिस्ट्री है वो मेटरलिज्म या इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, तो एक जनरल लॉ बनाया। तो ये सब इसमें आता है। इट्स फिलोसफिकल पार्ट ऑफ सोशलॉजी। फिलोसफिकल पार्ट क्या होता है, जब भी फिलोसफी की बात आ जाए, मतलब ये फिलोसफिकल है, मतलब मेनली आप कोई ना कोई थ्योरीज बना रहे हैं कि यार ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जैसे इमाइल डरकाइम ने सुसाइड की बात की तो उन्होंने सुसाइड की थ्योरीज बनाई, कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मेटरलिज्म की तो उन्होंने पूरी ये थ्योरी बनाई, थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ क्लासेस, जिसमें बुर्जुआ और प्रोलेटेरिएट आपस में लड़ते हैं। तो इस जनरल सोशलॉजी में बेसिक मतलब फिलोसफिकल बातें, थ्योरी बनाना, ये सब आता है। तो ये इमाल डरकाइम का क्लासिफिकेशन था। इन तीनों के बस आपको नाम याद करने हैं, चाहो तो एक लाइन लिख देना, नहीं तो ये भी लिख दो कि बस ये 3 क्लासिफिकेशन दिए थे, तो इससे भी काम चल जाएगा। उसके बाद मॉरिस गिन्सबर्ग का क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजी सेम है, सोशल स्ट्रक्चर, ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस, वही चीज़ स्ट्रक्चर की जैसे अपने बात की थी ना, मॉर्फोलॉजी में स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं। तो स्पार्टियल जो स्पार्टियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमंस है, ग्रुप्स कैसे बन रहे हैं, वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में लोग कैसे इकट्ठे हो रहे हैं, ये सब होता है। फिर सोशल कंट्रोल, भाई सोसाइटी में कंट्रोल कैसे स्थापित हो रहा है, वहाँ पे लॉ से, सबसे पहले तो लॉ से कंट्रोल आता है। रिलीजन, लॉ से कंट्रोल मतलब सारे जो नियम कानून बनाएंगे तभी तो लोग कंट्रोल में रहेंगे, वरना तो कोई कुछ भी करेगा। रिलीजन भी कानून देता है, हालांकि रिलीजन की पकड़ आजकल कम हो गई, लेकिन पहले बहुत कंट्रोल होता था रिलीजन का। ट्रेडिशन से भी कंट्रोल आता है, भाई कहीं किसी देश में या किसी जगह पर्टिकुलर नॉन वेज खाने का ट्रेडिशन नहीं है तो लोग नहीं खाएंगे। मिडिल ईस्ट में जैसे रिलीजन की वजह से अल्कोहल पीना मना है, तो वहाँ पे नहीं पीते हैं लोग, तो कंट्रोल आ गया ना। तो वहाँ के कस्टम, लॉ, रिलीजन, ट्रेडिशन और ये सब चीज़ें, नॉर्म्स, वैल्यूज़, ये सब लोगों में कंट्रोल लेके आती हैं। सोशल प्रोसेसेस, कोऑपरेशन, कन्फ्लिक्ट, एसिमिलेशन, इंटीग्रेशन, डिके, ये सब हमने जैसे पढ़ा था पहले। क्या क्या लोग आपस मतलब सोशल प्रोसेस लोग होते हैं कि जो सोशल रिलेशनशिप्स हैं लोगों के बीच में। कोऑपरेशन हो गया, जैसे दो लोग इंसान आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, दो इंसानों के ग्रुप आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं, उसी तरह उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, असेमिलेशन, इंटीग्रेशन, ये सब। सोशल पैथोलॉजी, पैथोलॉजी क्या होती है, पैथोलॉजी तो नॉर्मली होता है स्टडी ऑफ डिजीजेज, रोगों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो वो क्या होती है, पैथोलॉजी करा देती है। तो सोशल पैथोलॉजी क्या हो जाएगी, सोसाइटी में जो डिजीज़ हैं उनकी स्टडी, सोसाइटी में क्या क्या रोग फैल गए हैं। तो जहाँ आमतौर पे सोसाइटी में क्या क्या डिजीज़ होते हैं, क्राइम, पोवर्टी, बैगरी मतलब भिखारी इतने सारे हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट, आजकल तो जैसे ड्रग एपिडेमिक भी आ रहा है, बहुत सारे लोग ड्रग एडिक्ट हो गए हैं। तो समाज में क्या क्या ये चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें इकट्ठी हो रखी हैं, ये सब सोशल पैथोलॉजी में डिस्कस किया जाता है। तो गिन्सबर्ग का क्लासिफिकेशन लगभग लगभग सेम है, मॉर्फोलॉजी, कंट्रोल, प्रोसेस, पैथोलॉजी, इनके 4 हैं, इनके 3 हैं, मतलब एक ही सेम है वैसे तो ये मॉर्फोलॉजी, इनका मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और जनरल सोशोलॉजी, और गिन्सबर्ग का मॉर्फोलॉजी, सोशल कंट्रोल, सोशल प्रोसेस, सोशल पैथोलॉजी। मतलब इनमें ज़्यादा समझने कुछ नहीं है, रटने का ज़्यादा है। तो इनके जैसे चारों, इनके 3 नाम, इनके ये 3 मतलब क्लासिफिकेशन, इनके 4, इनको आपको रटना पड़ेगा। अब ये जो दोनों स्कूल है हमारे, फॉर्मलिस्टिक स्कूल और सिंथेटिक स्कूल, इनका कंपैरिजन कर लेते हैं, थोड़ा पता और क्लियर, वैसे तो क्लियर हो गया होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें ये हैं नहीं, फिर भी थोड़ा कर लेते हैं कि आइडिया। मेन चीज़ क्या है, जैसे हमने कहा फॉर्मलिस्टिक स्कूल में क्या है, सिर्फ फॉर्म स्टडी करो, कन्फ्लिक्ट को स्टडी करो, कहाँ हो रहा है ये मत देखो, कोऑपरेशन को स्टडी करो, कहाँ हो रहा है ये मत देखो, डोमिनेशन को स्टडी करो, कौन के ह्यूमंस कैसे एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं, लेकिन डोमिनेशन हो कहाँ रहा है, स्कूल में हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है, आर्मी में हो रहा है, क्रिकेट टीम में हो रहा है, वो सब आपको मतलब नहीं होता फॉर्मलिस्टिक स्कूल में। सिंथेटिक स्कूल, सोशोलॉजी शुड स्टडी बोथ फॉर्म्स एंड कंटेंट्स ऑफ सोशल लाइफ। तो इन्होंने कहा भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि फॉर्म पढ़ लिया और कंटेक्स्ट नहीं पढ़ा, दोनों पढ़ने पड़ेंगे। नेचर ऑफ सोशोलॉजी, प्योर एंड इंडिपेंडेंट साइंस। तो ये जो स्कूल था ये सोशोलॉजी को प्योर और इंडिपेंडेंट साइंस बनाना चाहता है, खूब हमने इस पर अच्छी तरह बात कर ली है पहले। ये चाहते हैं कि जनरल और कॉम्प्रिहेंसिव बने, इस पर भी हमने बात कर ली है कि सब कुछ इंक्लूड होना चाहिए। इनका ये कि नहीं जो हमारा मतलब किसी और में आ गया वो हमको नहीं चाहिए, हमें तो प्योर ही चाहिए,
इंडिपेंडेंट रहना है। इनका फोकस एरिया है एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स लाइक कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, सबऑर्डिनेशन। एब्स्ट्रैक्ट मतलब वो कि हम उसका कंटेक्स्ट, वही जो बातें नहीं जान रहे हैं, ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं, भाई कन्फ्लिक्ट को हमने स्टडी कर लिया, लेकिन एक्चुअली वो हो क्या रहा है, उसके रीजंस क्या थे उस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट के, वो सब नहीं बात कर रहे, एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहे हैं। इसमें है ऑल एस्पेक्ट्स, सब कुछ स्टडी करेंगे, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव, सब अच्छा तरह से, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब व्यू ऑन कंटेंट एरियाज, एक्सक्लूड कंटेंट लाइक रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जो इन्होंने बात करी ना पहले, कि सिर्फ आप फॉर्म्स पे स्टडी करिए, कन्फ्लिक्ट, डोमिनेशन, कोऑपरेशन, एक्सचेंज, ये सब जो हैं कहाँ हो रहे हैं, रिलीजन में हो रहा है, पॉलिटिक्स में हो रहा है, इकोनॉमी में, हमें कुछ मतलब नहीं है। इन्होंने कहा इनका तो भाई सिंथेटिक है ही, कि सब सिंथेटिक का मतलब ये सब कुछ मिला के बनाया है तुम्हें, बिल्कुल इसमें आएगा इंक्लूड कंटेंट लाइक रिलीजन, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एवरीथिंग। स्कोप हमने देख लिया भाई, चीज़ों को कम करोगे, प्योर रखोगे तो नैरो होगा ही होगा, कम रहेगा, स्पेसिफिक रहेगा। इसमें है ब्रॉड, चौड़ा रहेगा, और इंक्लूसिव, सब कुछ इंक्लूड कर लिया। क्रिटिसिज्म, तो इसका क्या उसमें गलत है भाई, टू एब्स्ट्रैक्ट। जब आप डिटेल में कंटेक्स्ट की स्टडी कर ही नहीं रहे हो, तो बहुत ही ऊपरी सतही तौर पे आपने सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म पे स्टडी किया, वो अंदर उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब आपने नहीं देखा, आपने ऊपरी तौर पे कन्फ्लिक्ट देख लिया बस। इग्नोर्स रियलिटी, कैन सेपरेट फॉर्म फ्रॉम कंटेंट, मतलब आपने कन्फ्लिक्ट की एक थ्योरी बना दी, भाई कन्फ्लिक्ट होता है ह्यूमंस में, अब उसकी रियलिटी क्या थी, क्या वजह थी, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किसको पहले मारा, बाद में कौन जीता कौन हारा, ये सब बातें आप देख ही नहीं रहे, आपने तो कहा कन्फ्लिक्ट होता है साहब। ठीक है, तो इसलिए बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट, मतलब बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट है, रियलिटी को से परे है, ज़्यादा स्टडी नहीं करता। ये मोर रियलिस्टिक है, कोई भी बात की जाएगी तो अच्छी तरह डेप्थ में बात की जाएगी, लेकिन बट लाइक कंसेप्चुअल प्योरिटी, मतलब प्योरिटी तो ये नहीं आएगी ना फिर, कि भाई इसी इसी टॉपिक की बात हो रही है, और चीज़ें भी फिर इंक्लूड करी जाएंगी। भाई जैसे अब ये सोशोलॉजी है, तो हम कन्फ्लिक्ट स्टडी कर रहे हैं, तो अब कौन सा कन्फ्लिक्ट हुआ, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ मान लीजिए, तो वो 15th सेंचुरी की बात है, तो अब वो हिस्ट्री का टॉपिक हो गया। ठीक है, मॉडर्न एक्सेप्टेंस रेयरली फॉलो टुडे, तो भाई इस तरह की चीज़ें तो फिर चल नहीं पाती जिनमें बहुत ही कम मतलब सामान हो, इस जो सब कुछ लेके चलता है वही चल पाता है, तो इसलिए ये वाइडली एक्सेप्टेड इन एकेडमिक्स एंड सिविल सर्विसेज। तो कंक्लूजन हम देख लेते हैं फाइनली, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी एंड इट्स टू स्कूल्स। इसका कंक्लूजन क्या है, सोशियोलॉजी स्कोप डिफाइंस व्हाट इट स्टडीज एंड हाउ इट अप्रोचेस सोशल रियलिटी। ठीक है, तो बेसिकली वही बात है, स्कोप बता देता है भाई क्या तो पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, हाउ इट अप्रोचेस सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी तो पढ़ी जाती है सोशियोलॉजी में, उसको अप्रोच कैसे करना है भाई, क्या क्या पढ़ने के तरीके हैं, आप सर्वे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अगले अगले शायद उसमें हैं, सेकेंड यूनिट में है, किस तरह से पढ़ना है और क्या पढ़ना है। हाउएवर द स्कोप इज डिफिकल्ट टू डिफाइन, जैसे हमने बात करी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ओवरलैप होती हैं। सोशल फिनोमेना ऑफन ऑफन ओवरलैप विद एरियाज लाइक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी एंड लॉ। तो सोशल फिनोमेना, जो चीज़ें सोसाइटी में हो रही हैं, वो आमतौर पे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सब कुछ आइसोलेशन में नहीं हो रहा है, कि पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स से मतलब नहीं है, लॉ को पॉलिटिक्स से मतलब नहीं, सब एक दूसरे में इंटरवोवन है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो फॉर्मलिस्टिक स्कूल एम्फेसाइज स्टडिंग ओनली एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स, जैसे हमने बात करी, ऊपर ऊपर से पढ़ लो, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लाइक कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। सिंथेटिक स्कूल आर्ग्यू फॉर ब्रॉड, कि भाई ऊपर से भी पढ़ो और अंदर भी जाओ, डीप में जाओ, बोल देखो भाई कहाँ की बात है। एंड इंक्लूसिव अप्रोच कवरिंग इंस्टीट्यूशंस एंड कंटेंट। थिंकर्स लाइक डर्कहाइम एंड गिन्सबर्ग ऑफर स्ट्रक्चर्ड क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइज दिस वास्ट सब्जेक्ट। तो इनके डर्कहाइम के और गिन्सबर्ग के, आप दोनों के, इनके 3 थे क्लासिफिकेशन, सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल फिजियोलॉजी और जनरल। इनके 4 थे, सोशल मॉर्फोलॉजी, कंट्रोल, प्रोसेस, और एक और था ना, कौन सा था, पैथोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, कंट्रोल, प्रोसेस और पैथोलॉजी। सिंथेटिक व्यूज वाइडली एक्सेप्टेड टुडे एंड ड्यू टू इट्स प्रैक्टिकल एंड इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, अंदर तक डीप में जाके बात करता है। दूसरी बात, ऐसा कोई प्योरिटी का वो नहीं करता कि यार हम तो दूसरों का नहीं लेंगे, ये तो अरे ये तो इकोनॉमिक्स में आ गया, हम क्यों पढ़े, हम तो सोशोलॉजिस्ट हैं। सब भाई आ गया तो उसमें इकोनॉमिक्स में आने, तो आपको क्या दिक्कत है, कोई चीज़ अगर रेलिवेंट है सोशोलॉजी की तो पढ़ो उसको। सोशोलॉजी मस्ट रिमेन फ्लेक्सिबल एंड इवॉल्विंग, तो देखिए जो चीज़ फ्लेक्सिबल होती है, इवॉल्व करती रहती है, अपने आप में बदलाव लाती रहती है, वो हमेशा चलती है। तो इसलिए सोशोलॉजी को अगर एज अ सब्जेक्ट रहना है तो ये फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, कोई प्योरिटी का दावा नहीं करना चाहिए कि यार हमारा तो दूसरों से कोई मतलब नहीं है, और इवॉल्व होनी चाहिए। आज सोशोलॉजी में हम कुछ पढ़ रहे हैं, कल को वो चेंज हो सकता है, टू स्टे रेलिवेंट इन अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटीज़। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा था, इसका मतलब इस वीडियो का पार्ट ए था, ये यूनिट 1 के सेकंड टॉपिक का पार्ट ए था, स्कोप ऑफ सोशोलॉजी।
तो जितना बताया बहुत ही छोटा-सा टॉपिक है, जितना इस स्लाइड में बताया गया इतना मोर देन सफिशिएंट है। ये इस स्लाइड को पूरे को अगर आपने अच्छी तरह मतलब याद कर लिया, रट लिया और इसमें जो-जो कहा गया है वो लिखा है तो काम हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएँगे। इसके बाद इसका जो पार्ट 2 है जिसमें हम इसको कंपैरिज़न विद अदर सोशल साइंसेज़ वो देखेंगे, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स।